नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। आज आपकी जो क्लास है, क्लास नंबर 5 है हमारी गैजेट रिव्यू सेशन की। गैजेट रिव्यू सेशन की क्लास नंबर 5 है और ये आज की अंतिम क्लास है। इसमें हम अध्याय 8 और अध्याय 10 तक पढ़ेंगे और इसके बाद आपका ये एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। कल से आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम हमारे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो धारा 78 से हम शुरू करते हैं कहानी को। धारा 78 में हमने देखा है कि यहाँ पर ये बात करी गई है कि इस एक्ट के प्रावधान वहाँ कहीं भी लागू नहीं होंगे जहाँ पर किसी और अधिनियम को लागू किया गया होगा, ताकि कर्मचारियों के कोई हित ना मारे जाए इस एक्ट के चलते। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बाद वो ये है कि यदि कोई रेलवे कारखाना है, यदि कोई रेलवे कारखाना है या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी नियम से शासित होते हैं। ठीक है। मतलब दो जगह, पहली जगह तो ये कि कोई रेलवे कारखाना हो, या दूसरी जगह ऐसी जहाँ पर सरकार द्वारा अनुमोदित छुट्टी के नियम लागू हैं, तो वहाँ पर इस अध्याय के या इस अधिनियम के जो बंद हैं वो लागू नहीं होंगे। सबसे सिंपल बात तो ये यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है। उसके बाद धारा 79 पर हम चलते हैं। तो धारा 79 में बात करेगी कि मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के लिए प्रावधान क्या है। तो वार्षिक छुट्टी के जो प्रावधान है उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि किसी भी कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिनों का नियोजन जो वह किया हो, यानी कि 365 दिन होते हैं, और यदि कोई कर्मचारी 365 दिन में से 240 दिन अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहा है, अपनी उपस्थिति दी है, तो ही वो धारा 79 के तहत वार्षिक छुट्टी, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के उपबंधों के लिए क्या होंगे, भाई काबिल होंगे। ठीक है। तो अब इसमें दो स्थितियां हैं कि मान लीजिए 240 दिन उसने एक कैलेंडर वर्ष में काम कर लिए, तो यदि वो वयस्क है तो उसे हर 20 दिन काम करने पर एक दिन का मजदूरी सहित अवकाश मिलेगा। और यदि वह बालक है, यदि वह बालक है तो उसे हर 15 दिन के बाद एक दिन का मजदूरी सहित जो है वो अवकाश मिलेगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने की हैं कि यदि कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 से अधिक दिनों का काम कर लिया है, तो पश्चिमवर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान इतने ही दिन के लिए मजदूरी सहित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी। इतने ही दिन के लिए मजदूरी सहित अनुज्ञात छुट्टी जो है वो दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रही, तो वयस्क कौन है, जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा का हो। और बालक कौन है, जो 0 से लेके 14 वर्ष तक का हो। वो है। ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखना, वयस्कों के लिए हर 20 दिन में एक दिन की पेड लीव है, यानी कि मजदूरी सहित वेद छुट्टी है। और बालकों के लिए हर 15 दिन में एक दिन की पेड लीव है, यानी मजदूरी सहित छुट्टी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना है, ये कि मान लो कोई व्यक्ति करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा पर है, या स्थायी आदेशों के अधीन कर्मचारी है। इसके अलावा स्त्री कर्मकार की दशा में यदि 12 सप्ताह से अधिक की प्रसूति की छुट्टी वो लिए हैं। इसके अलावा अब 12 सप्ताह की जगह कितना हो जाएगा भाई, 26 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी, अब 26 सप्ताह की मिलने लगी है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें अपडेट कर लेनी है। मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको कि जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसे 12 सप्ताह ना पढ़ के आप कितने पढ़ेंगे, 26 सप्ताह पढ़ेंगे। ठीक है। 26 सप्ताह की छुट्टी के बाद यदि अनाधिक छुट्टी ली तो, और जिस वर्ष छुट्टी का उपयोग किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी ले चुका हो, तब भले ही उसने 240 दिन की कंटिन्यूस सर्विस पूरी करी हो, फिर भी वह छुट्टी उपार्जित नहीं कर सकेगा। तो इन तीन प्रयोजनों में, इन तीन परिस्थितियों में ये जो छुट्टियां हैं, यानी मजदूरी सहित जो छुट्टी है, अवकाश है, वो नहीं मिल सकेगा। इम्पॉर्टेंट है ये सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या करी गई है कि वह कर्मकार जिसकी सेवा 1 जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है और अधिकथित दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा, यदि उसने कैलेंडर वर्ष के अवशिष्ट भाग के दिनों में कुल संख्या के 2/3 के लिए काम कर लिया हो तो। ठीक है, यानी कि 2/3 डेज में काम कर लिया तो वो उस साल भी छुट्टी के लिए हकदार होगा। तीसरा जो उपधारा 3 है जो इसकी, वो बात करती है कि कैलेंडर वर्ष के दौरान सेवा मुक्तों या पदच्युत किए गए
या कोई नियोजन छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कैलेंडर वर्ष में ही या तो वो रिटायरमेंट आ जाए उसका, या अपना नियोजन वो छोड़ दे, अधिवार्षिकता प्राप्त कर ले, यानी कि जब भी नौकरी छोड़ते हैं तो उसे अधिवार्षिकता बोलते हैं, या उसकी मृत्यु हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि वो भाई काम ना कर सके, उस केस में क्या होगा, उसका जो नॉमिनी होगा उसे छुट्टियों के बदले जो है वो उतना पैसा मिलेगा, छुट्टियों के बदले उतना जो है वो पैसा मिलेगा, या तो उसे या उसके हकदार को। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए वो सितंबर में ही सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सितंबर के पहले तक उसकी जितनी भी छुट्टियां बन रही होंगी उस डेट तक वो उसके लिए एलिजिबल होगा। उसके तौर पर उसे मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि धन के माध्यम से चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। बस इतना ही इम्पोर्टेंट प्रावधान था इसमें। अगला क्या बोला जाता है कि जहाँ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पदच्युत हो जाते हैं, ऐसी सेवानिवृत्ति या पदच्युति काम छोड़ने की तारीख काम करने के दूसरे दिन की समाप्ति से पहले, दूसरे दिन की समाप्ति से उसे वेतन मिलने चालू होंगे, या जो प्रावधान है जो इम्पोर्टेंट उसको चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जहाँ कर्मकार ने अधिवर्षता प्राप्त कर ली है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ ऐसी स्थिति में प्राप्त करने पर मृत्यु की तारीख से 2 मास की समाप्ति से पूर्व किया जाना चाहिए। मतलब क्या बोला जा रहा है कि यदि सेवानिवृत्ति हो गई है तो दूसरे दिन की समाप्ति से पहले उसे बेनिफिट मिल जाने चाहिए, और यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो 2 मास की समाप्ति से पहले उन्हें बेनिफिट मिल जाने चाहिए, जो भी लाभ उन्हें मिलने हैं छुट्टियों के। इसके अलावा इस धारा के अधीन छुट्टी परिकलित करने में आधे या उससे अधिक दिन की छुट्टी के भाग को पूरे दिन की छुट्टी माना जाएगा और आधे दिन के काम के भाग को छोड़ दिया जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा है कि यदि आपने आधे दिन की छुट्टी ली है, आधे दिन की छुट्टी ले ली आपने, तो उसे पूरे दिन की छुट्टी माना जाएगा। लेकिन यदि आपने आधे दिन काम किया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 चीज़ याद रखनी, एक ही चीज़ है। मैंने आपसे क्या बोला, आधे दिन की छुट्टी को मैं पूरा दिन मानूंगा, तो इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि सर आप हमारे आधे दिन की छुट्टी को पूरा दिन की छुट्टी मान रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे आधे दिन के काम जो हमने किया उसको तो छोड़ दे रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, तो 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ को 2 तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना है बस। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। हाँ, अब छुट्टी कालावधि के दौरान मजदूरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो धारा 80 में क्या बोला गया है कि कोई भी कर्मचारी जो धारा 78 या 79 के अधीन अनुज्ञात छुट्टी के लिए लेता है, तो उस स्थिति में क्या बोला गया है ये समझ लेते हैं हम जरा। तो ऐसी दर से मजदूरी का हकदार होगा जो उसकी छुट्टी के ठीक पहले मास के दौरान उसको दिए गए दिनों में होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति छुट्टी पर जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यदि छुट्टी पर जा रहा है तो उसे किस दर से मजदूरी मिलेगी, तो जिस महीने वो छुट्टी पर गया है उससे पिछले महीने जिस दर पर उसने काम किया है उसी दर के हिसाब से उसे छुट्टियों के दिन मजदूरी मिलेगी। यही बात यहाँ पर कही जा रही। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, इससे हम सभी लोग पहले से ही जो है वो फैमिलियर है। स्पष्टीकरण ये है कि भाई जैसे कि यदि वयस्क उपभोग यूनिट से 14 वर्ष की आयु के ऊपर है तो पुरुष का उपभोग यूनिट अभिप्रेत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिट कंजप्शन की बात करी जा रही है, जो हम समझते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति कितनी हमें कैलोरी की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसकी मजदूरी नियत की जाती है और वही मजदूरी उसको दी जाएगी। इस पूरी रामायण का सार यही है। ठीक है, अब इसमें से ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे और अब समझते हैं कुछ और चीज़ों को। तो अगला जो है हमारी धारा 85 बात करती है कि कुछ परिसरों में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति, तो ये शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। ये शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से चाहें तो घोषित कर सकते हैं, चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पर घोषित कर सकते हैं। फिर इस अधिनियम में सब या कोई उपबंध किसी ऐसे स्थान, या तो सब उपबंध भी लागू किए जा सकते हैं, इसमें से कोई विशेष उपबंध लागू करना चाहे सरकार तो वो भी कर सकती है जहाँ पर विनिर्माण प्रक्रिया की सहायता से काम चल रहा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वही 2 चीज़ें हैं, स्थिति वही है, 20 और 10 वाली कहानी है, 20 और 10 वाली कहानी है। ठीक है,
तो या तो विद्युत से काम चल रहा होगा किसी संस्था में, या कोई संस्था होगी जो गैर विद्युत से काम करने वाली संस्था होगी। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यदि कहीं पर विद्युत से काम चलता है तो वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वहाँ पर लागू होता है, और बिना विद्युत के 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी तो वहाँ पर लागू होता है। अब इसी के संबंध में कुछ चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, उसको समझो कि वहाँ नियोजित व्यक्तियों की संख्या यदि शक्ति सहायता से काम कर रहे हो 10 से कम है, और बिना शक्ति सहायता के काम कर रहे हो 20 से कम है। अब सर आप तो कुछ उल्टा ही बोल रहे थे, यहाँ तो कुछ उल्टा बोल रहा, आप बोल रहे ज़्यादा, ये बोल रहा कम, तो ये क्या बोल रहा है समझो। मैंने आपको क्या बता दिया था कि भाई 10 से ज़्यादा होना चाहिए विद्युत में काम करने वाले लोग, और 20 से ज़्यादा होना चाहिए बिना विद्युत में काम करने वाले लोग, तब ये एक्ट लागू होगा, होगा ना। इसका मतलब ये कि जहाँ 10 से कम है या जहाँ 20 से कम है अपनी अपनी कैटेगरी में, वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कतिपय परिसरों में लागू करने की शक्ति, तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई 10 से कम है तो लागू नहीं है, लेकिन सरकार के पास शक्ति है कि 10 से कम में भी लागू कर सकती है। 20 से कम में लागू नहीं होती, लेकिन सरकार के पास शक्ति है कि वो लागू कर सकती है, ठीक है। तो ये इन्हीं परिसरों में शक्ति की बात यहाँ पर करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति, तो फिर वही बात कि राज्य सरकार के पास ही शक्ति है कि वो चाहे तो किसी विशेष संस्थान जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, संसूचना के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन संस्थाओं को इस एक्ट के सभी या कुछ प्रोविजनों से, कुछ प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। ये सीधे तौर पर सरकार के हिस्से की बात है, शक्ति की बात है। अगला है खतरनाक संक्रियाएं, यानी जिन्हें हम हैजार्डस प्रोसेसेस बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई राज्य सरकार नियत करेगी, और इस एक्ट की जो सूची है, अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में खतरनाक संक्रिया यानी कि हैजार्डस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। हैजार्डस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जिसको करने से व्यक्तियों को किसी भी तरह की शारीरिक क्षति हो, विष हो, रोग हो, या कोई गंभीर जोखिम उसे प्राप्त हो सके, तो इस तरह की जो संक्रियाएं हैं, इस तरह के जो काम है वो खतरनाक जोखिम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की विनिर्माण प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट होंगी और खतरनाक घोषित की जाएंगी, और इनमें स्त्रियों, कुमारों और बालकों के नियोजन या तो प्रतिषिद्ध होंगे या निर्बंधित होंगे। प्रतिषिद्ध का मतलब होगा कि प्रतिबंध होंगे, मतलब उन पर काम नहीं कराया जा सकेगा, और निर्बंधित का मतलब होंगे कि यदि काम करा भी रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है सर्टिफाइंग सर्जन का एक क्लॉज था कि भाई सर्टिफाइंग सर्जन एक योग्यता प्रमाण पत्र देता और उस योग्यता प्रमाण पत्र के बाद ही वो काम कर पाते थे, ठीक है। यही बात यहाँ पर करी गई थी। अगली ये जो धारा है, धारा 87 का है, इसमें गंभीर परिसंकट के कारण नियोजन प्रतिसिद्ध करने की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करी गई है कि यदि निरीक्षक, निरीक्षक कौन होता है, इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कई सारे इंस्पेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं इस एक्ट के तहत अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन सबसे पहले बात होती है इंस्पेक्टर की, तो जो इंस्पेक्टर होगा या जो निरीक्षक होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि उस जिले का कलेक्टर होगा। तो यदि निरीक्षक को ये लगता है कि किसी कारखाने में या उसके किसी भाग में ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों के या वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की क्षति हो सकती है या मृत्यु के रूप में गंभीर संकट आ सकता है, तो उस स्थिति में वो कारखाने के अधिष्ठाता को लिखित रूप में आदेश दे सकता है कि ऐसी विस्तृतियाँ जो है वो बंद करें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसकी उपधारा 2 क्या बोलती है कि उपधारा 1 के अधीन निरीक्षक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को 3 दिन की अवधि तक प्रभाव होगा, जब तक कि उसे मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा बढ़ा नहीं दिया जाता, यानी कि 3 दिन तक ही बंद किया जा सकता है। 3 दिन से ज़्यादा यदि बंद करना है, 3 दिन से ज़्यादा यदि उस प्रभाव को बढ़ाना है, तो फिर उसके लिए मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन लगेगा। साथ ही उपधारा 3 में क्या बोला गया है कि उपधारा 1 के अधीन निरीक्षक और उपधारा 2 के अधीन मुख्य निरीक्षक के आदेश किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि भाई निरीक्षक ने और उप निरीक्षक ने धारा 1 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोल दिया कि भाई आप काम को बंद कीजिए। मुख्य निरीक्षक ने उपधारा 2 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए बोला कि आपको काम नहीं करना है, बंद कर दीजिए।
तो जो नियोक्ता है, नियोक्ता के पास उपधारा 3 के तहत उपबंध है कि वो उच्च न्यायालय में जा सकता है और इसके बारे में अपील कर सकता है। ठीक है, चलिए अब कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 88 पर हम चलते हैं। कतिपय यानी कि कुछ, कतिपय वर्ड का मतलब होता है कुछ। तो कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना मतलब क्या है कि भाई यदि हैजार्डस प्रोसेस है, संकट में परिस्थितियां हैं, तो वहां पर दुर्घटनाएं होना संभव है। इस स्थिति में जैसे हम बात करें, इसकी उपधारा 1 बोलती है कि यदि किसी कारखाने में कोई भी दुर्घटना हो जाए, यदि किसी कारखाने में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, अब उस दुर्घटना में क्या होता है, या तो मृत्यु हो जाए या किसी तरह की शारीरिक क्षति हो जाए, जिसके कारण व्यक्ति उस दुर्घटना के ठीक बाद 48 घंटों या इससे अधिक अवधि के लिए काम करने से निवृत्त हो जाएगा, जो ऐसे स्वरूप की है जैसा कि निमित्त विहित किया जाएगा, वहाँ कारखाने के प्रबंधक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्रारूप में देगा जो इसके एक्ट के अंतर्गत लिखे हैं। तो सिंपल सी बात ये है, तो सबसे पहले यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, 48 घंटे निकल के आ रहा है। ठीक है, कि मान लो यदि इस एक्ट के प्रावधानों के तहत कोई दुर्घटना होती है जिसमें या तो मृत्यु हो जाती है, और यदि मृत्यु नहीं होती है तो कोई ऐसी क्षति आ जाती है जिस क्षति के चलते उस व्यक्ति को 48 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा समय के लिए काम से रुकना पड़ता है, काम वो नहीं कर पाता है, उस स्थिति में इस घटना की जो सूचना है वो प्राधिकारियों को दी जाएगी और इसके लिए एक निश्चित प्रारूप जो कि इस एक्ट में दिया गया है उसका उपयोग किया जाएगा। यही बात है, ठीक, उसका उपयोग किया जाएगा। अब जब यहाँ पर सूचना दी जाएगी तो दुर्घटना के संबंध में यदि मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना 1 मास के अंदर पहुंचने के बाद 1 मास के अंदर इसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद प्राधिकारी जो यदि निरीक्षक नहीं है तो जो भी व्यक्ति है अपॉइंट किया गया वो इसकी जांच जो है करेगा। बस इतनी सी बात है। कतिपय रोगों की सूचना, कुछ रोगों की सूचना, तो ये धारा 89 में हम पहुंचते हैं। धारा 89 में बात करी गई है तीसरी अनुसूची की। देखो, यदि हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, कारखाना अधिनियम 1948 की, तो इसमें 3 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। अनुसूची हम 1 की बात करें तो इसमें हैजार्डस प्रोसेस यानी कि संकट में परिस्थितियां हैं, और अनुसूची 3 में हम बात करें तो इसमें जो हैं नोटिफाइबल डिसीज़ हैं, अनुसूचित रोग हैं। कैसे रोग हैं? अनुसूचित रोग हैं। तो तीसरी अनुसूची और पहली अनुसूची को भूलना नहीं है। चलो, तो इस स्थिति में क्या बात करी गई है, इसकी उपधारा 2 बोलती है कि जो चिकित्सा व्यवसायी हैं, ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है जो किसी कारखाने में नियोजित कर रहा है, और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है जिसके बारे में चिकित्सा अधिकारी को विश्वास है कि वह ऐसे रोगों से पीड़ित है, तो चिकित्सा व्यवसायी अधिकारी अविलंब एक लिखित रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक के कार्यालय भेजेगा, जिसमें ये क्या बोला जा रहा है कि देखो, तीसरी अनुसूची में एक लिस्ट दी है रोगों की। अब जो चिकित्सा व्यवसायी है, जो सर्टिफाइंग सर्जन है, जब वो जांच कर रहा है तो उसको जांच के दौरान पता चलता है कि जिस व्यक्ति की मैं जांच कर रहा हूँ इसको एक ऐसा एक्स डिसीज़ है, एक ऐसी एक्स बीमारी है जो तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है, यानी कि काम की वजह से इसे वो बीमारी लग गई है जो तीसरी अनुसूची में लिखी है। तो उस स्थिति में इसे क्या करना होगा, उस स्थिति में मुख्य निरीक्षक को ये रिपोर्ट भेजेगा जिसमें चिकित्साधीन व्यक्ति का नाम, डाक का पूरा पता होगा, चिकित्साधीन व्यक्ति, ठीक है। दूसरी चीज, उस रोग के बारे में जानकारी होगी जिस रोग से वह पीड़ित है, और तीसरी चीज उस कारखाने का नाम होगा जिसमें वह काम करता है। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंफर्म पूछी जा सकती है। अब मान लेते हैं कि कोई चिकित्सा व्यवसायी ऐसा करने में असफल हो जाए, मतलब उसे पता चला कि भाई एक व्यक्ति, एक कर्मचारी उसके पास आया, वो अनुसूची 3 के रोगों से पीड़ित तो था, लेकिन चिकित्सा व्यवसायी ने या चिकित्सा अधिकारी ने क्या करा, उसे थोड़ी बहुत दवाइयाँ वाइयाँ दी और इसकी जानकारी उसने मुख्य निरीक्षक को नहीं दी, तो उस स्थिति में उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, और ये जुर्माना 1000 रुपये तक का होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है भाई? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, धारा 91 की तरफ हम पहुंचते हैं।
धारा 51 में बात करता है नमूना लेने की शक्ति। तो भाई निरीक्षक के पास किसी भी कारखाने में जाकर किसी भी तरह के नमूने को लेने की जो है वो पूरी शक्ति है, जो कि उसे इस एक्ट के प्रावधानों से मिली है। इसके अलावा निरीक्षक के विश्वासानुसार यदि निरीक्षक को विश्वास है तो वह इस अधिनियम में बनाए गए उपबंधों का उपयोग कर सकता है। और निरीक्षक की राय में कारखाने में कर्मकारों की शारीरिक क्षति और उसके स्वास्थ्य की क्षति पहुंचाने के लिए यदि संभावना है तो वह जाकर नमूने इस उपयोजनों से ले सकता है। ठीक है, इसमें अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। और अब बढ़ते हैं अध्याय 10 की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं सस्तियाँ। सस्तियाँ का मतलब होता है फाइन्स या पेनाल्टीज़। ठीक है, फाइन्स या पेनाल्टीज़। तो अगले 10 मिनट में जल्दी जल्दी से हम फाइन्स एंड पेनाल्टीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 92 की। तो धारा 92 बात करी गई अपराधों के लिए सामान्य सस्ती। सबसे पहले सामान्य सस्ती, सामान्य सस्ती यानी कि आपने पहली बार कुछ गलती करी तो उसके प्रति जो आपको दंड मिलेगा उसके बारे में बात करी गई है। तो क्या बोला गया है कि धारा 93 के उपबंधों के अधीन है, यानी कि धारा 12 में वो सारी चीज़ें हैं जो धारा 93 में दी गई हैं। अब यदि इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो उस केस में अधिष्ठाता और प्रबंध, ठीक है, दोनों, यानी कि जो मालिक है और जो मैनेजर है, दोनों को सजा का प्रावधान होगा। इसमें कारावास हो सकता है जो कि 2 वर्ष तक का होगा, या जुर्माना हो सकता है जो कि 1 लाख रुपए तक का होगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात करी गई है, सामान्य सस्ती की बात करी गई, यानी कि यदि कोई सामान्य तौर पर इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में क्या क्या होगा। उस स्थिति में आपको 2 वर्ष का कारावास हो सकता है प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यदि आपने नियमों की अनदेखी करी तो आपको इतनी सज़ा दे दी गई, उसके बाद भी आप लगातार ये अनदेखी करते जा रहे हैं, तो प्रत्येक दिन के लिए जब तक उल्लंघन ये जारी रहेगा 1,000 रुपये जो है वो प्रावधान, 1,000 रुपये का दंड जो है वो प्रावधान के तौर पर आपके ऊपर लगता रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट है, यदि अध्याय 4 या उसके अधीन धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी उपबंध के उल्लंघन से ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति पहुंची है, ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु हुई है कर्मचारी की तो 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है नियोक्ता के ऊपर, और यदि सिर्फ गंभीर दुर्घटना हुई है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो ध्यान से समझो, ये तो सामान्य है कि भाई इतना तो लगना ही लगना है, ये तो सामान्य है कि इतना तो लगना ही लगना है। लेकिन इसके अलावा यदि मान लो इन उपबंधों में जो जिनके लिए हम दंड की बात कर रहे हैं, आपने ये गलतियां करी और उस गलती की वजह से आपको ये सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में यदि आपकी इस गलती की वजह से उस आदमी की मृत्यु हो गई है, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो आपको अलग से 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यदि उसे सिर्फ गंभीर शारीरिक समस्या आई है कोई, तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। क्लियर है? आई गेस समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद बारी क्या आती है कि कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व। तो परिसर के स्वामी का दायित्व क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, परिसर के स्वामी का दायित्व क्या क्या है हम ये समझ लेते हैं। तो परिसर के स्वामी के ये सारे दायित्व, बस हम इतना याद रखना है कि संबंधित अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा मानो वह कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात करी गई है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंट तरीके से, कि जो परिसर का स्वामी है, जो परिसर का स्वामी है ना, जो मालिक है उस संस्थान के, उसके व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होंगे वो इसमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, क्या निर्धारित किए गए हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये बेसिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करानी है, यदि नहीं कराई जाती तो इसके प्रति उनके ऊपर दंड आरोपित जो है वह किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज धारा 94 है पूर्वतन दोषसिद्धियों के पश्चात वर्धित सस्ती। इसकी उपधारा 1 क्या बोलती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 92 के अधीन दंडनीय है और उसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, उसके बाद वह फिर से वही अपराध कर देता है, मतलब 92 धारा के अधीन आपके ऊपर एक बार दंड लग गया और आपने फिर से वही गलतियां कर दी, तो उस स्थिति में आपको 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है। ठीक है, 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकता है।
ध्यान से समझना है। यदि धारा 92 में आपको दंड मिला, ठीक है, धारा 92 में दंड क्या था, हमने देखा था 2 वर्ष की सज़ा थी और 1 लाख का जुर्माना था, ठीक है। ये आपको एक बार लग गया। अब मान लो आपने फिर से वही गलती कर दी, धारा 92 वाली गलती फिर से कर दी, तो अब आपको जो है वो 3 वर्ष का दंड मिलेगा, 3 वर्ष का दंड मिलेगा, साथ में 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना लग सकता है, ठीक है। और यदि न्यायालय में आपने पर्याप्त और विशेष कारण बता दिए, मतलब जिन्हें जुर्माना लगा, यदि उनने पर्याप्त और विशेष कारण बता दिए कि किस वजह से ये गलती हो रही थी, तो फिर उस स्थिति में आपको जो जुर्माना है वो सिर्फ व सिर्फ 10,000 रुपये निरूपित किया जाएगा। यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि हाँ आपसे जो गलती हुई है उसका कारण एक ऐसा कारण है जो मान्य है, तो फिर आपके ऊपर केवल 10,000 रुपये लगेंगे। और यदि वो मान्य नहीं है तो 10,000 से लेकर 2 लाख तक कुछ भी लग सकता है, ठीक है। परंतु अध्याय 4 या उसके अधीन धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध या उल्लंघन से कोई दुर्घटना हो जाती जिससे या तो मृत्यु हो जाए या कोई गंभीर शारीरिक क्षति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु हो गई है तो 35,000 का जुर्माना, गंभीर क्षति हुई है तो 10,000 का जुर्माना। याद रखना है, मृत्यु के केस में 35,000, गंभीर क्षति के केस में 10,000। अब दो चीज़ें हो गई, ध्यान से समझना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम कन्फ्यूज़न ना हो। यदि आपने पहली बार गलती करी है, पहली बार गलती करी है धारा 92 के अधीन, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा, 2 वर्ष की सज़ा प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है। अब यदि धारा 92 की यदि मृत्यु हो जाती थी तो 25,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना, और यदि कोई शारीरिक क्षति होती थी तो 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना होता था। तो ये तो थे धारा 92 के तहत। फिर उसके बाद हमने क्या देखी, धारा 94। धारा 94 में बात करी कि जब आप ये गलतियाँ पुनः कर दें, कौन सी गलतियाँ, धारा 92 वाली गलतियाँ पुनः कर दें, तो उसमें हमने क्या देखा, 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन आपने ये रिपीट करा, और रिपीट करने की वजह से यदि किसी की मृत्यु हो गई तो फिर 35,000 रुपये मृत्यु के केस में अलग से अर्थदंड, और यदि शारीरिक क्षति होती है तो उस केस में 10,000 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, धारा 92 और 94। धारा 92 की सामान्य सजा, यह धारा 94 की सामान्य सजा। धारा 92 की वजह से कोई मृत्यु होती तो 25,000 अतिरिक्त जुर्माना, और यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिससे शारीरिक क्षति हो तो 5,000 अतिरिक्त जुर्माना। 94 के केस में सामान्य तौर पर 3 वर्ष और 10,000 से 2 लाख है, और यदि इससे मृत्यु हो गई तो 35,000 अतिरिक्त, यदि इससे शारीरिक दुर्घटना हुई तो 10,000 अतिरिक्त। तो ये चीज़ें याद रखनी है सभी को, ठीक है। इसके बाद निरीक्षक को बाधित करने के लिए सस्ती। मान लीजिए निरीक्षक आपके पास आता है और आपसे कुछ भी चीज़ें मांगता है और आप उसे बाधित करते हैं, आप उसे अपने परिसर में नहीं आने देते हैं, आप उसे वो जानकारी मुहैया नहीं कराते जो उसने मांगी है, उस स्थिति में जो है आपके ऊपर कुछ दंड लगेंगे, जिसमें आपको कारावास हो सकता है जिसकी अवधि 6 माह होगी, आपको जुर्माना लग सकता है जो कि 10,000 रुपये तक हो सकेगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना, यदि इन निरीक्षक को आपने रोका तो आपको 6 महीने के कारावास और 10,000 रुपये तक का अर्थदंड, या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 96 बोलती है कि यदि, क्या बोलते हैं कि यदि परिणाम में दोष पूर्णता प्रकट कर देने के लिए सस्ती, कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी गलत तरीके की चीज़ें दिखा देता है, तो उस स्थिति में भी 6 माह तक की सज़ा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगली जो सस्ती है वो ये है, धारा 96 बोलती है कि धारा 41 खा, 41 गा और 41 जा के उपबंधों के विपरीत यदि आपने काम किया तो आपको कारावास हो सकता है 7 वर्ष तक का, और जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपए तक का, जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। और यदि इसके बाद भी आप ये जारी करते जाते तो प्रत्येक दिन के लिए जो है 5,000 रुपये आपको जुर्माना लगता भी जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये फैक्ट याद करने हैं, तो इसलिए मैं इनकी थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा हूँ। अब कर्मकारों द्वारा अपराध, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो नियोजक है वो अपराध करते हैं। अब मान लीजिए कर्मकार भी अपराध करते हैं, कर्मकार यानी कि कर्मचारी अपराध करते हैं।
अब कर्मचारी यदि अपराध करते हैं और कुछ किसी अपने ऐसे कर्तव्य से या दायित्व से विमुख हो जाते हैं जो उन्हें करने चाहिए इस अधिनियम के तहत, तो उस स्थिति में उन्हें 500 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लग सकता है। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद बारी आती है धारा 98 में। धारा 98 में बात करी गई है मिथ्या योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सख्ती। यानी कि यदि धारा 70 में बात करी गई है योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की, तो यदि योग्यता प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत किया जाता है, झूठा प्रस्तुत किया जाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रमाण पत्र को अपना प्रमाण पत्र बताकर प्रस्तुत किया जाता है, तो उस स्थिति में 2 माह तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, 2 माह का कारावास या फिर 1000 रुपये तक का अर्थदंड, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब धारा 99 बोलती है बालक का दोहरा नियोजन। यदि बालक का दोहरा नियोजन करवाया जाता है, मतलब बालक है कोई, दोहरा नियोजन का मतलब ये होता है कि एक बालक है, वो एक फैक्ट्री में तो काम कर रहा था, आप उससे दूसरी फैक्ट्री में भी काम करवा रहे हैं, तो अब ये काम कौन करवाएंगे, उनके संरक्षक या उनके माता पिता। तो जो अर्थदंड अधिरोपित होगा या जो दंड अधिरोपित होगा वो उनके संरक्षक या माता पिता के ऊपर होगा, बालक पर नहीं होगा। और वो अर्थदंड क्या लगेगा या जो दंड लगेगा वो क्या लगेगा, 1000 रुपये तक का जो है वो दंड इस पर अधिरोपित होगा। ठीक है, अधिरोपित होगा। हाँ, यदि उनके माता पिता या संरक्षक ने ये सिद्ध कर दिया कि उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा था और उन्हें पता भी नहीं था और बालक ने ये काम अपने मन से कर लिया, तो उस स्थिति में उन्हें छूट दी जा सकेगी, उस स्थिति में उन्हें छूट दी जा सकेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो अध्याय 10 भी खत्म होता है और इस अध्याय 10 के साथ हमारा ये अधिनियम भी पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अधिनियम आप सभी को पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।